नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश क्लस्टर से कसाबट अब चुनावी जमावट देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विधानसभा चुनाव में जीत से लबरेज बीजेपी राम रथ पर सवार होकर 24 के अश्वमेध यज्ञ पर निकल चुकी है। पन्ना प्रमुख के बाद अब क्लस्टर की नई रणनीति के सहारे इस संगठन लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटों को जीतने की तैयारी में है और आगामी 27 जनवरी को सभी क्लस्टर प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा गांव चलो अभियान को लेकर पार्टी जिम्मेदार तय करेगी। माइक्रो लेवल पर जनप्रतिनिधियों और दूसरी पार्टी के नेताओं को साथ लेने को लेकर भी स्ट्रेटेजी बनेगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके साथ ही रूठों को मनाने और साथ छोड़ चुके नेताओं की पत्नियों को भी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद बीजेपी चुनाव के लिए सक्रिय हो गई है, तो इधर प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही सहारा दिखाई दे रहा है। बीजेपी जहां अपने रूठों को मना रही है, वहीं कांग्रेस ने 187 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए घर बैठा चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को किसी चमत्कार की उम्मीद है, तो वहीं उनके सामने अनुभवी और बीच सामंजस्य बैठाना युवा नेताओं के बीच में सामंजस्य बैठाने की किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर पराजय के बाद से ही निष्क्रिय हो चले, तो वहीं नए मतदाताओं को जोड़ना भी टेढ़ी खीरी साबित हो रही है। जहां बीजेपी पीएम मोदी के 10 वर्षों की उपलब्धि और मोहन सरकार के संवेदनशील कार्यशैली को लेकर जनता के बीच जाने को बेकरार दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के सामने सनातन विरोधी होने का असमंजस भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की सरपट चाल और कांग्रेस के नए चेहरों के इस्तेमाल लेकर जनता का क्या सवाल है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और अब मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़ेंगे और साथ ही कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सीधा हम चलेंगे जहां मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी आज से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और 7 क्लस्टर पर फोकस करते हुए 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने की पूरी कोशिश रहेगी। आपके साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, किस तरीके से आप देख रही हैं, और मैं चाहूंगा चर्चा को भी आप आगे बढ़ाएं। मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए लोकसभा 2024 की तैयारी आज से नहीं, कई हम कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के समय से ही चल रही है और उसके रिजल्ट के बाद से ही चल रही है। लगातार बीजेपी इस लोकसभा 2024 को जो है बहुत सीरियसली ले रही है। 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि इस बार 29 की 29 सीट जो है वो केंद्र के झोली में डालना चाह रही है मध्य प्रदेश से। तो उसको लेकर अब और बीजेपी की ये रणनीति रही है, कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, वो लगातार रणनीति करती है, बैठकें करती है। और ये जो रूठों के मनाने की बात है, ये हम लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले देखा था। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो लगातार वो ये नसीहत दे रहे थे और लगातार इस पर वो काम कर रहे थे कि जितने भी रूठे हुए नेता हैं या जिनको भी कोई अंदरूनी कोई परेशानी है, उन सबको मना के एकजुट करके बीजेपी चुनाव लड़े। क्योंकि लगातार जब भी बात होती रही है पिछले 2-3 सालों से, 2020 के बाद से लगातार ये बात उठती आई है कि बीजेपी की जो उसका कंपटीशन है वो खुद बीजेपी से है, अंदरूनी जो उसके अंदर में जो गुटबाजी है उससे है। तो उस पर भी काम, उस पर भी फोकस लगातार बीजेपी करती आई है। अब जो 27 तारीख को जो बैठक है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक माइक्रो लेवल पे जाती है, उस पे काम करती है। तो चलिए क्या रणनीति बन रही है, क्या होने वाला है, चलिए हम बात करेंगे। क्या कहते हैं सर आप, जिस तरह से अब जो बैठक होने वाली है लोकसभा को लेकर, क्या रणनीति बना रही है बीजेपी? देखिए, हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। एकमात्र रणनीति है कि हमें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट जीतनी है, मगर केवल सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है। जो मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ हैं, उनमें से लगभग 11,000 बूथ ऐसे हैं जहां वोटों के मामले में हम पिछड़े हैं। उन पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल करना, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है उन पर परसेंटेज को बढ़ाना, ये जो सब काम है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिशन है उसका लक्ष्य है। केवल चुनाव जीतने के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल तो कांग्रेस है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से हम केवल चुनाव जीत जाएं। हमें केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि पहले अपनी विचारधारा को भी उस व्यक्ति तक पहुंचाना और उस विचारधारा से स्वयं के
को जोड़ना। एक बात आपने अभी बीच में कही थी कि गुट, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता। आप ऐसा एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं बता सकते, चाहे वो संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो सकता है कि उसकी कुछ निजी परेशानियां हों, परंतु एक भी ऐसा राजनेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जिसका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई सरोकार से कहीं दूसरा सरोकार वो रखता हुआ। कोई ऐसा राजनेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम विचारधारा के लिए एकजुट हुए लोगों का समूह है और उस विचारधारा के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और पार्टी का राष्ट्रीय संगठन, क्लस्टर, प्रदेश का संगठन, ये जो दायित्व तय करेगा, जो हमारे 65,000 बूथों पर बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और उनके साथ लगभग 7 से 10 लोगों की जो टीम है वो काम करेगी। और निश्चित जो माननीय मोदी जी की कल्पना है कि हम हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट लाएं, उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। देखिए, असंतुष्ट और संतुष्ट, ये बात तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही थी कि असंतुष्टों को जो है साध के रखना है, क्योंकि लगातार ये बात उठती आई है 2020 के बाद कि जिस तरह से जो इंपोर्टेड लीडर्स आ गए हैं बीजेपी में, उसके बाद से असंतुष्टों की संख्या बहुत बड़ी है बीजेपी में। तो ये एक अहम मुद्दा है आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने अभी वो कहा है आपसे कि निजी तौर पर कोई असंतुष्ट हो सकता है, परंतु वैचारिक रूप से कोई असंतुष्ट नहीं है। जैसे आप कांग्रेस में देखेंगे कि कोई लोग ऐसे हैं जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते थे, कोई ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। हाँ, कुछ किसी के निजी मतभेद हो सकते हैं और पार्टी का संगठन हर स्तर पर यह प्रयत्न करेगा। माननीय अमित शाह जी ने यह कहा था कि उसको मंडल के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर स्तर पर उनसे बातचीत की जाए, और जो व्यक्ति वैचारिक रूप से हमसे जुड़ा है, वो कोई हमारा ऐसा कारण हो सकता है जिस कारण से अगर वो नाराज है तो उनको खुश रखना और उनको अपने साथ बनाए रखना पार्टी की जिम्मेवारी है, जिस पर पार्टी काम करेगी। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए रणनीति तो बनेगी और काफी अहम रणनीति बनेगी, क्योंकि लोकसभा जो है बहुत करीब है और उस पे जो है बीजेपी को काम करना है। जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति भी स्पष्ट की है, चाहे वो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात हो या फिर युवाओं को साधने की बात हो, या तमाम तरीके से बीजेपी अब सक्रिय भी नजर आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नीलाभ जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इससे पहले हमने विधानसभा चुनाव देखा, उससे पहले से आपकी जो तैयारी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही विधानसभा चुनाव में भी काफी स्पष्ट नजर आई और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहे, उसका फायदा उसको मिला। लेकिन अभी कांग्रेस की जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा ही फिलहाल दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोई रणनीति में स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कुछ 5 वो रणनीति का हिस्सा आप बताएं कि जिसके जरिए आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आप सरकार को घेरने की कोशिश में ही लगातार जैसे आप मुद्दे उठाते आए हैं, या कोई एजेंडा भी आपका है इसके अलावा? नीलाभ जी, देखिए, अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपने ही बहुत अच्छा सवाल किया कि राम रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी। सीधी सी बात है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है। तमाम शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद जो मंदिर का शिलान्यास किया है, सॉरी, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा करी है, अब तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। नीलाभ, मैं चाहूंगा थोड़ा आगे आते हैं इस चीज से। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। जो प्राण प्रतिष्ठा करी है शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद, उसका उद्देश्य यही था कि किस तरह इसका चुनाव में हम लाभ लें, किस तरह जो राम मोक्ष प्राप्ति के साधन है उसे सत्ता प्राप्ति का साधन बनाया जाए। अब इनकी जो मीटिंग्स होगी उसमें यही होगा, कैसे कैसे लोगों के बात में ये बात डाल दी जाए कि राम मंदिर जो बना है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से बना है, वरना इतने सालों का संघर्ष, जो 500 साल का इतिहास है, वो कहीं नहीं था। मतलब इनके जो पितृ पुरुष है, नीलाभ शुक्ला जी, आप ही के दिग्गज नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद राम मंदिर ना बनता। बीच में बात मत काटिए, आप तो उनको पर्याप्त समय दे, मुझे पर्याप्त समय दीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप ही के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर ना होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संदेश देने की कोशिश की गई। सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन आम विचारधारा कांग्रेस नेता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। और आम और शंकराचार्य विचारधारा, देखिए शंकराचार्य से बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं होता। आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म का मान करते हैं, हमें देव स्वरूप माना गया, शंकर स्वरूप माना जाता है शंकराचार्यों को। उनकी वादी वेद वाणी मानी जाती है, वो धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत बातें, न्याय सम्मत बातें करते हैं। उन्होंने जो कहा, जैसे हम पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाया जा रहा है, एक तरह का भ्रम और षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। अब मंदिर विरोध में थोड़ी है, राजीव गांधी ने सबसे पहले पट खुलवाए थे मंदिर के। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी को शिलान्यास का जिम्मा सौंपा था विश्व हिंदू परिषद के साथ। वो तो राजीव गांधी के असमय
शहीद हो गए, वरना मंदिर कभी बन जाता। चूंकि हमने शंकराचार्य जी की बात का साथ दे दिया, तो हमें इस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम राम के विरोध में हम कैसे हो सकते हैं। हम तो रघुवंशी राघव राजा राम गाने वाली पार्टी में से, हमारे पार्टी के पितृ पुरुष की जब अंतिम सांस ली नाथुराम गोडसे, जो इनके जिसके ये अनुयायी है, उन्होंने गोली मारी तो अंतिम शब्द क्या निकला, हे राम। तो हम तो राम के अनुयायी है। ठीक है नीलाभ जी, आपने जब सवाल उठाया तो मैं एक बार, ठीक है आप ही की बात में आ रहा हूँ, ठीक है आप ही की बात पे आ रहा हूँ नीलाभ जी, विषय पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के से सत्ता, इनकी रणनीति बता रहा हूँ। जो मीटिंग हो रही है तय यह होगा किस तरह मंदिर निर्माण का लाभ लिया जाए, किस तरह हिंदू मुस्लिम किया जाए, किस तरह वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। देखिए कहीं विषयों पर बात नहीं होगी, कहीं महंगाई पर बात नहीं होगी, कहीं बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, कहीं महिला सुरक्षा। और मणिपुर की महिला है जिनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा, आज तक अत्याचार नहीं रुके, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा, उस पर बात भी नहीं होगी। किसानों की कहीं बात नहीं होगी, युवाओं पर बात नहीं होगी, देश की सीमाएं जो असुरक्षित होती जा रही, चीन कब्जे करते जा रहा है, उस पर बात नहीं होगी, कई विषयों पर बात नहीं होगी। अब मोदी जी ठीक है, ये सवाल मैं जरूर ब्रजगोपाल जी से करूंगा, लेकिन मेरा जो पहला सवाल आपसे था कि वो 5 चीजें बताइए कि जिसके जरिए आप लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे, जो आपकी रणनीति के हिस्सा रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरह हम हमेशा धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। धार्मिक हमारे लिए विषय अलग है, चुनाव हमारे लिए अलग है। वरना एक बहुत साहसिक निर्णय लिया है सोनिया जी ने। अगर कोई और पार्टी होती भारतीय जनता पार्टी की, तो इन तत्कालिक लाभ के लिए निर्णय ले लेती कि नहीं, हमने धर्म का साथ दिया, हमने शास्त्रों का साथ दिया, हमने शंकराचार्यों का साथ दिया। हमें पता है कि ये इनकी आईटी सेल तरह तरह के मीम बनाएंगे, तरह तरह का एक विरोधाभास पैदा करेंगे, ऐसा प्रदर्शित करेंगे जैसे हम हिंदू धर्म विरोधी है, राम के विरोधी है। लेकिन एक साहसिक निर्णय लिया गया, हमने धर्म सम्मत बात करी, शास्त्र सम्मत बात करी, शंकराचार्य के साथ मिलकर बात करी। हम विषयों पर बात करना चाहते हैं। हमारे जो मुद्दे 5 मुद्दे, ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जो मैं सवाल मैंने आपसे किया था, मुझे उसका जवाब नहीं मिला है कि कौन कौन से वो 5 बिंदु होंगे। समय हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं चर्चा को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। नीलाभ जी, सुरक्षा हम बात करते आ रहे हैं, किसानों की, हम उस पर बात करेंगे, हम युवाओं की बात करेंगे, हम वहां यही बात करेंगे। ठीक है, आपके तमाम आपकी रणनीति का हिस्सा रहेंगे। अब ब्रजगोपाल जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरीके से कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है, हालांकि जो भी माहौल बना, और कांग्रेस का आरोप पहले से ही रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इवेंट बनाया राम मंदिर के निर्माण को, उद्घाटन को, और साथ ही वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का कांग्रेस का ये बड़ा साहसिक निर्णय था कि वो तमाम इस पूरे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम था। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर ये साहस है तो उनको वो साहस मुबारक है। मगर एक देखिए, आपने एक बात को ध्यान दिया, नीलाभ जी ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आपके प्रश्न था कि रणनीति क्या है। तो देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी में केवल रण है, नीति का कोई काम नहीं बचा है, वो कांग्रेस पार्टी इसका कभी उत्तर नहीं दे सकती है। देखिए आप विषय को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम राम मंदिर की चर्चा करने का अधिकार रखते हैं, इसके बाद हम नहीं कर रहे हैं। और जिन शंकराचार्य जी की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, उन शंकराचार्य जी का परसों का बयान सुन लें। वो कह रहे हैं मैं मोदी समर्थक हूं, और यदि मोदी ना होते तो मंदिर का निर्माण नहीं होता। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की मैं बात कर रहा हूं। एक बात आप समझ लीजिए कि एक छिपकली होती है जो रात भर कीड़े खाती है और सुबह जाकर किसी महापुरुष के तस्वीर के पीछे छुप जाती है। उस तरह के प्रयत्न कांग्रेस कर रही है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को बजाय हम पर ध्यान रखने के, यदि खुद पर भी थोड़ा बहुत ध्यान, 10% भी भाजपा पर जितना रख रहे हो, हम तो काम कर रहे हैं। हम तो फिर से कह रहे हैं, 3 दिसंबर को मतगणना मध्य प्रदेश में हुई थी, और 4 दिसंबर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे लोग लोकसभा चुनाव में अपने अपने कामों में लगे हैं। हम किस तरह जिन बूथों पर हारे हैं उनमें जीतेंगे, जिनमें जीते हैं वहां वोट कैसे बढ़ेगा, जहां जीते भी हैं वोट भी बढ़ा है और ज्यादा कैसे होगा, क्लीन स्वीप कैसे होगा, मध्य प्रदेश में 29 कैसे जीतेंगे। क्योंकि केवल आलोचना के कारण राजनीति में कुछ नहीं होता है। राजनीति में जनता की सेवा करनी पड़ती है, राजनीति में विकास के काम करने पड़ते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि केवल नाम के आधार पर काम चल जाए तो नहीं चलने वाला है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक है। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जो नीलाभ जी कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, देखिए इसकी घोषणा बिल्कुल मत करिए। आपकी पार्टी के जो पुरोधा थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, वो कह चुके हैं कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, और हम
गर्व से कहो हम हिंदू वाले हिंदू हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपनी भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखिए, और जो आप बोल रहे हैं कृपया उसको खुद सुनिए कि वो आपसे प्रश्न नहीं किया जाता, उसके उत्तर मत दें। जो प्रश्न है उनके उत्तर तो दे दें। जनता के प्रश्न है, मीडिया के प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, एक का भी उत्तर देने का सामर्थ्य कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के प्रवक्ताओं तक नहीं है। ब्रजगोपाल राय जी, देखिए आप दावे तो आप सभी सीटों के आपके निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन 29 में से क्योंकि एक ही सीट आपकी यहाँ फंसती है, कितनी सीटें इस बार आप ला रहे हैं, क्या आपका अनुमान कह रहा है? देखिए 29, और वो भी हम गणितीय आधार पर कह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि 2014 में हम 27 जीते थे, 2019 में हम 28 जीते थे, और 2024 में हम 29 के 29 जीतेंगे। और पिछली बार जो एक सीट हम हारे थे वो लिमिटेड मार्जिन से हारे, 31,700 वोटों से, वो भी जब उसी लोकसभा में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। उस परिस्थिति में कांग्रेस मुश्किल से उस सीट को बचा पाई थी। तो आज तो कांग्रेस नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, अनुभवहीन कांग्रेस है, और एक ऐसी कांग्रेस है जिसका काम अनुशासनहीनता मात्र करना है। ऐसी कांग्रेस तो हमारे आसपास कहीं टिकेगी भी नहीं और खड़ी होने की क्षमता। लेकिन बात जो आ रही है, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो बात चल रही है कि नकुल नाथ शायद बीजेपी का दामन थामे, नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन जिसे स्वीकार हो उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम अपने बीजेपी की रणनीति है और उसके हिसाब से विचारधारा भी है, उसके हिसाब से वो चलते रहे हैं। लेकिन नीलाभ जी, एक गंभीर सा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम भी पत्रकार हैं, हमारी भी जो आपकी रणनीति आपकी होती है, चाहे बीजेपी हो, आप हो, भारतीय जनता पार्टी जब रणनीति बनाती है तो हमको चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है कि भाई ये रणनीति है, उसके बाद ये स्थिति बनने वाली है, उसी के हिसाब से बीजेपी चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक वो स्पष्ट नहीं किया है। हम भी चाहते हैं आप रणनीति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का मैंने जिक्र किया, वो आपने देखा, कम से कम गलतियों से सीखना एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख होती है, वो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस की रणनीति का मैंने आपसे सवाल किया, कोई 5 ऐसी चीजें, ठीक है आप तमाम तरीके से आप सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, तमाम मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में संगठन स्तर पर वो मजबूती फिलहाल नहीं दिख रही है जो कम से कम दिखना चाहिए। देखिए आपने एक बताई भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती, मैं आप कौन सी रणनीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने आज तक? सिवा एक ही रणनीति, हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक ध्रुवीकरण करना और धर्म के नाम से वोट कमाना। इसके अलावा इनकी कहीं कोई रणनीति नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़े, आप बताइए। ठीक है, देखिए ये तमाम आरोप आप लगाते रहे नीलाभ जी, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, उन्होंने कहा कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाएंगे, युवाओं पर फोकस करेंगे, और वाकई में जो उन्होंने कहा है उसके पीछे पूरी रणनीति है, पूरा एक मैथमेटिकल है। मैं चाहूंगा इस तरीके से कुछ आपके जो मॉडल आपका है लोकसभा चुनाव को लड़ने का, इस पर थोड़ी चर्चा करें तो हमें मजा आएगा। नीलाभ जी देखिए मैं बताऊं, हमने 29 पर समन्वयक बनाए, हम उन्हीं विषयों पर चुनाव लड़ेंगे जिस पर हम लड़ते आए हैं। हम वही बात करेंगे जो हम करते आए, भले उसके लिए देखिए संघर्ष, सत्य पराजित नहीं होता, परेशान होता है, पराजित नहीं होता, हार माननी होती है, हार हारने से नहीं होती। हम विषयों पर ही बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करते हैं उसी पर करेंगे, हम युवा की बात करते हैं उसी पर करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बातें करेंगे। लेकिन वो बात जनता तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो नजर नहीं आया है। क्या जनता को धर्म काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन बार बार चढ़ रही है। नीलाभ जी, आप जो काट की हांडी बोल रहे हैं, बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है, भरोसा उन पर कर रही है। बोलने दे नहीं रहे मुझे, या आप दोनों डिबेट कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको चाहूंगा, लेकिन जो रणनीति है मैं चाहूंगा उस पर तो चर्चा करिए। ठीक है, आप अपनी बात रखिए नीलाभ जी, लेकिन मैं चाहूंगा जनता जो आपको सुन रही है वो बेहतर समझ पा रही है। दलीय निष्पक्षता सरकार का दायित्व होता है, दलित निष्पक्ष रह के बात की, मेरी बात सुनिए पूरी बात आप। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन देखिए मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा था, वो जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है जनता जो देख रही है वो समझ पा रही होगी। ठीक है नीलाभ जी, तो आप 4 लाइन बोल देते हैं, तो बेहतर आप दोनों डिबेट कर लीजिए। देखिए नीलाभ जी, पारा गर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा आप देखिए जिस तरीके से आपकी रणनीति है उस पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाए तो वो और ज्यादा बेटर होगा। हाँ, आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देना, सिर्फ आप बोलिए ना, लगातार आप मेरे से बहस कर रहे हैं नीलाभ जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए नीलाभ जी। मैंने आपसे कहा कि हम विषयों पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे शुरू ये विषय का गंभीर नहीं है, क्या महंगाई विषय नहीं है। मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे यही है ना कि वो बात नहीं पहुंच पा रही है जनता के बीच में, ये सवाल तो जनता का है ना सर। जनता के बीच चीजें पहुंची, लेकिन एक भ्रम का वातावरण पैदा है। अभी ये बताइए क्या भ्रम है, बुझिए। बादल बताए जा रहे हैं, वातावरण पैदा किया जा रहा है लड़का इन मुद्दों, जब भी तो ये करते हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद।
इसी कवायद के लोगों का मुख्य समस्याओं से ध्यान हट जाए। हाँ। तरह तरह के इवेंट बनाए जाते हैं, लोग इवेंट में उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, काट के आंटी बार बार नहीं थी। कहीं ना कहीं तो भ्रम का वातावरण टूटेगा। मोदी जी की गारंटी थी 2014 में, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाऊंगा, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन ला दूंगा, बल्कि सफेद धन लेकर चाहे तो उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। हाँ। उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात आपके पास तो कोई बात ही नहीं होती है। हाँ। महिला सुरक्षा की बात थी, महिला मणिपुर में निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाई जा रही है, उस पर कोई बात नहीं होती है। तो मोदी जी की गारंटी का क्या, जो 2014 में दी गई थी, अब विषय में बात नहीं करें। हाँ। हम विषय नहीं उठाए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर पीठ थपथपाते रहे, ताली पीटते रहे, जबकि कहीं भी आज देखिए रुपए का मूल्य लगातार घटते। ठीक है ब्रजगोपाल जी, समय हमारे पास कम है, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा नीलाभ जी, आपकी ताली अगर बज गई तो हमारी तो जीत फीकी पड़ जाएगी। और उसके पीछे कारण है, हम संघर्ष करके जनता के मुद्दों को और जनता के काम कर कर सरकार में आते हैं, आपकी तरह बातें करके नहीं आते। और एक बात बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है किसी स्तर पर। आप जो मंडलम सेक्टर की बात कर रहे थे, आप ग्राउंड पर जाकर देख लीजिए, अगर एक बूथ पर इनका कार्यकर्ता हो। जब आपके पास कोई संगठन नहीं है और उसका कोई शिल्पी भी नहीं है, तो आप किस तरह अपनी बात जनता में पहुंचाने की कोशिश करेंगे? केवल टीवी पर, सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस बची है, आपकी सड़क पर, गांव में, गली में कोई प्रेजेंस नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, गली मोहल्ले और घर तक की राजनीति करती है। हम उसके लिए कांग्रेस पार्टी को तो हम कभी अपने बराबर में खड़ा भी नहीं पाते हैं। और वो इसलिए नहीं पाते हैं कि ना तो आपके पास कोई विचार है और ना आपके पास कोई व्यवस्था है। जब दोनों से हीन कोई राजनीतिक दल हो जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि वो प्रासंगिक बचता है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। ठीक है, समय की हमारे पास कमी है। मुक्ता जी, क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर दोनों दलों की रणनीति दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात एक जो बात आई है, जो कि वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात है। लगातार ये हमने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा था, अमित शाह लगातार इस पे फोकस कर रहे थे कि किस तरह से जो है वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़े। उस पे फोकस विधानसभा चुनाव के समय भी रहा है और इस बार लोकसभा में भी उस पर फोकस है। सीट जीतना तो है, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़े, ये भी एक बहुत बड़ा फोकस है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति और कांग्रेस भी अपने तर्क दे रही है और जिन मुद्दों को वो उठाती आई है वो उठाती रहेगी। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। नीलाभ जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, और तमाम तरीके से आपने जो चर्चा की। ब्रजगोपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो स्पष्ट है कि आगे 10% वोट शेयर बनाना है, युवाओं के पास जाना है, रूठों को बनाना है, और जो नाराज नेता है उनकी पत्नियों को भी इसमें शामिल करना है, जिम्मेदारी उनको सौंपनी है। और लोकसभा चुनाव की 29 सीटें बीजेपी जीतने का दावा अभी से कर रही है और सक्रिय भी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर सवालिया निशान अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।